दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल Q4U को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पीपैप। पीपैप का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। आज के वीडियो के एजेंडा में है पीपैप का इंट्रोडक्शन कब हुआ, पीपैप क्या होता है, वो कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें पीपैप को सबमिट किया जाता है, पीपैप के अलग-अलग सबमिशन लेवल क्या-क्या होते हैं और उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको हम जानेंगे। पीपैप स्टेटस कितनी तरह का होता है, इसको विस्तार में जानेंगे। पीपैप की लिस्ट में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, इनको हम समझेंगे। पीपैप कोई छोटा टॉपिक नहीं होता है, इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मेरा वादा है ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होगा, क्योंकि इसमें पीपैप को बहुत ही आसान शब्दों में, आसान पिक्चर द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, अब बगैर देरी किए हुए एक शॉर्ट चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो के तुरंत बाद अपने पीपैप के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम पीपैप के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। पीपैप को सन 1903 में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप था, उसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप को शॉर्ट में एआईएजी भी बोलते हैं। एआईएजी ने 3 कार कंपनी फोर्ड, जनरल मोटर और क्राइसलर से डिटेल इनपुट लेकर पीपैप के इनिशियल वर्जन मैनुअल को इंट्रोड्यूस किया था। एआईएजी पीपैप 4th एडिशन सबसे लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 1 जून 2006 से इफेक्टिव है और अभी भी उपयोग में है। यदि आपको पीपैप से संबंधित कुछ रेफर करना है, तो आपको इसी लेटेस्ट मैनुअल यानी एआईएजी 4th एडिशन को ही रेफर करना होगा। अब हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि पीपैप क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले पीपैप को समझने के लिए हमें पीपैप इंट्रोड्यूस होने से पहले की सप्लाई चेन को जानना होगा। उस समय क्या होता था, कस्टमर सबसे पहले सप्लायर को पीओ देता था। सप्लायर पीओ के हिसाब से पार्ट का प्रोडक्शन शुरू करता था। प्रोडक्शन के समय वो पार्ट में कुछ इंस्पेक्शन करता था सैंपलिंग बेसिस पे और उसके बाद पार्ट को चेक करके पार्ट के साथ डायमेंशन रिपोर्ट को लगा करके वो कस्टमर को सप्लाई कर देता था। ये हमारी कन्वेंशनल सप्लाई चेन की व्यवस्था थी पीपैप से पहले। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता था कि पार्ट्स में डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते थे, कस्टमर की लाइन तक रुक जाती थी, जिससे सप्लायर को सप्लाई चेन में हर जगह पार्ट्स को सेग्रीगेट करवाना पड़ता था, जिसमें बहुत अधिक कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व होता था। कस्टमर को तुरंत सही माल देने के लिए तुरंत दूसरे प्रोडक्ट की प्लानिंग को रोक करके जिस पार्ट में दिक्कत आई है उसको बनाना पड़ता था और उन पार्ट्स का 100% इंस्पेक्शन भी करवाना पड़ता था। इन सभी कामों में कॉस्ट, टाइम, सप्लायर की फेस वैल्यू, कस्टमर कॉन्फिडेंस, सप्लायर सभी का लॉस होता था और कमिटमेंट फेल होते थे। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सप्लाई चेन में पीपैप एक्टिविटीज को शामिल किया गया। अब इस नए सप्लाई चेन में कस्टमर सप्लायर को पीओ देता है, जैसे पहले देता था वैसे अभी भी देता है, लेकिन सप्लायर अब सभी क्रिटिकल पैरामीटर की एनालिसिस करता है और बायर से डिस्कस करता है, अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से पार्ट्स को चेक करता है, प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए एसपीसी करता है, एमएसए करता है, मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्टिंग को करता है। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन ट्रायल लॉट से सैंपल लेकर उसके सभी सपोर्टिंग डाटा को फाइल में कर जिसको कि पीपैप फाइल कहते हैं, उसका कस्टमर से अप्रूवल लेता है। ठीक है, तो अब ये हमने चेंज किया है, हमने इन कुछ प्री डिफाइंड एक्टिविटीज को
अपनी सप्लाई चेन में शामिल किया है। ओके, तो इन्हीं प्री डिफाइंड एक्टिविटीज को हम पीपैप कहते हैं। इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन से आगे समझते हैं। तो किसी भी कस्टमर को फर्स्ट शिपमेंट करने से पहले जो कुछ प्री डिफाइंड एक्टिविटीज हम करते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज के सेट्स को हम पीपैप कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पीपैप से फायदे क्या क्या होते हैं। पीपैप करने से सप्लायर कस्टमर की सभी रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग रिकॉर्ड से फैमिलियर हो जाता है। ये फायदा होता है। कस्टमर को क्या फायदा होता है? कस्टमर भी सप्लायर के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से और पार्ट की क्वालिटी से फैमिलियर हो जाता है। अगला फायदा क्या होता है? पीपैप करने से यह इंश्योर हो जाता है कि प्रोसेस से ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। और क्या फायदा इससे होता है? प्रोसेस गुड क्वालिटी पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में कैपेबल है। यह पीपैप करने से इंश्योर हो जाता है। पार्ट्स को बनाने में जो सब सप्लायर लिए गए हैं, वो भी गुड क्वालिटी पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने में कैपेबल हैं। ये से इंश्योर हो जाता है, क्योंकि जो एक्टिविटीज, पीपल एक्टिविटीज आप अपने कस्टमर के साथ करते हो, वही एक्टिविटीज आपके सब सप्लायर भी आपके लिए करते हैं। इसके अलावा पीपैप करने में जो आप कंट्रोल प्लान स्टैब्लिश करते हो, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैब्लिश करते हो, वो गलत पार्ट को कस्टमर तक पहुंचने से रोकने के लिए कैपेबल हैं। पीपैप इसको इंश्योर करता है। और साथ ही साथ जो कस्टमर को प्रोडक्शन रेट बताया गया है सप्लायर द्वारा, उसको मीट कर सकता है, ये पीपैप इंश्योर करता है। तो ये सब कुछ पीपैप के मेजर फायदे थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि किन किन कंडीशंस में हमें पीपैप कस्टमर को सबमिट करना चाहिए। दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि पीपैप एक्टिविटीज को किन किन कंडीशन में किया जाता है। जब भी कोई नया पार्ट या प्रोडक्ट पहली बार कस्टमर को सबमिट करना हो, उस कंडीशन में हमें पीपैप को कस्टमर को सबमिट करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है, जब भी कस्टमर से कोई इंजीनियरिंग चेंज इनिशिएट किया जाए, उस कंडीशन में हमें कस्टमर को पीपैप सबमिट करना चाहिए। यदि किसी पार्ट के या प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल सोर्स में या सप्लायर में चेंज हो, कोई बदलाव हो, उस कंडीशन में हमें कस्टमर को पीपैप सबमिट करना चाहिए। यदि किसी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में कोई चेंज हो, मान लीजिए आप पहले प्लांट ए में पार्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके बाद आप उस प्लांट को प्लांट बी में शिफ्ट करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको कस्टमर को पीपैप को सबमिट करना पड़ेगा। कस्टमर से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब भी किसी नए टूल का प्रयोग करें या टूल को पार्ट के डिजाइन स्तर पर कोई चेंज किया गया हो, उस कंडीशन में कस्टमर को पीपैप सबमिट करना चाहिए और कस्टमर से उसका अप्रूवल लेना चाहिए। यदि कोई पार्ट या प्रोडक्ट 1 साल से ज्यादा इनएक्टिव रहा हो, उस कंडीशन में उसका प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने से पहले कस्टमर को पीपैप सबमिट करना चाहिए और कस्टमर से उसका अप्रूवल लेना चाहिए। यदि शॉप फ्लोर में आपने मशीनों को रीअरेंज किया है या लेआउट में कोई बहुत बड़ा फेरबदल किया हो, उस कंडीशन में आपको कस्टमर को पीपैप सबमिट करना चाहिए। यदि आपने अचानक किसी पार्ट के इंस्पेक्शन मेथड में कोई बदलाव करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कस्टमर को पीपैप सबमिट करना चाहिए और कस्टमर से अप्रूवल लेना चाहिए। यदि पार्ट के अपीयरेंस में कोई चेंज हो रहा हो,
उसके कलर में कोई चेंज हो रहा हो तो कस्टमर से उसका अप्रूवल लेना चाहिए, कस्टमर को पीपैप सबमिट करना चाहिए। यदि किसी पार्ट के या प्रोडक्ट के फिट या फंक्शन में कोई बदलाव हो या प्रोडक्ट के प्रोसेस में कोई बदलाव हो, उस कंडीशन में कस्टमर को पीपैप सबमिट करके उसका अप्रूवल लेना मस्ट है। तो ये कुछ मेजर कंडीशंस थी जिसमें हमको कस्टमर को पीपैप सबमिट करना चाहिए और उससे उसका अप्रूवल लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम सीखते हैं पीपैप की रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होती हैं। पीपैप की सबसे की रिक्वायरमेंट होती है कि पीपैप का सबमिशन मास प्रोडक्शन शुरू करने से पहले किया जाता है। यानी कि कस्टमर को फर्स्ट प्रोडक्शन लॉट भेजने से पहले पीपैप सबमिट होना चाहिए, पीपैप का अप्रूवल हो चुका होना चाहिए। पीपैप प्रोसेस में पीपैप सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन जरूर होना चाहिए, उसके बगैर पीपैप कंप्लीट नहीं हो सकता है, पीपैप हो ही नहीं सकता है। पीपैप को जरूर करना चाहिए, चाहे कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो या ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? पीपैप फाइल के सारे डाटा एक्चुअल सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन के होने चाहिए। यानी सिग्निफिकेंट रन में एक्चुअल टूलिंग, एक्चुअल मैन पावर, एक्चुअल लाइंस, मशीन्स, एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल प्रोडक्शन रेट के डाटा को ही लेना चाहिए और उसे ही पीपैप फाइल में लगाना चाहिए। एक्चुअल सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन में पीपैप प्रोडक्शन रन मिनिमम 1 से 8 घंटे तक चलना चाहिए और लगातार कम से कम 300 पार्ट बनने चाहिए। समय और पार्ट्स की गिनती का फाइनल डिसीजन का राइट कस्टमर के पास होता है, कस्टमर इसमें चाहे तो चेंज कर सकता है। इस प्रोडक्शन रन के दौरान बने हुए पार्ट्स को ही केवल कैविटी वाइज, टूलिंग वाइज, लाइन वाइज इंस्पेक्ट करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए और उनके रिकॉर्ड्स को ही पीपैप फाइल में रखना चाहिए। प्रोडक्ट और पार्ट की टेस्टिंग केवल और केवल क्वालिफाइड इंटरनल लैब द्वारा होनी चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब द्वारा होनी चाहिए और उनके रिकॉर्ड्स ही पीपैप फाइल में होने चाहिए। पार्ट या प्रोडक्ट ड्राइंग रिकॉर्ड की सारी रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए। ये पीपैप की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। किसी भी तरह के डेविएशन या एक्सेप्शन के लिए कस्टमर से पहले से ही अप्रूवल लिया होना चाहिए। तो ये कुछ पीपैप प्रोसेस की खास रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसको हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पीपैप के सबमिशन लेवल कितने होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होती हैं। पीपैप के 5 सबमिशन लेवल होते हैं। पहले टाइप के सबमिशन लेवल को लेवल 1 सबमिशन कहते हैं। इसमें हम पीपैप फाइल में कस्टमर को केवल पार्ट की अपीयरेंस रिपोर्ट और पार्ट सबमिशन वारंट यानी पीएसडब्ल्यू सबमिट करते हैं। दूसरे टाइप के सबमिशन को लेवल 2 सबमिशन कहते हैं। इसमें पार्ट का पीएसडब्ल्यू, प्रोडक्ट सैंपल और डायमेंशन रिपोर्ट कस्टमर को सबमिट की जाती है। तीसरे टाइप के सबमिशन को लेवल 3 सबमिशन कहते हैं। इसमें पार्ट का पीएसडब्ल्यू, प्रोडक्ट सैंपल और कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा को कस्टमर को सबमिट किया जाता है। चौथे टाइप के सबमिशन को लेवल 4 सबमिशन कहते हैं। इसमें कस्टमर को पीएसडब्ल्यू सबमिट किया जाता है। इसके अलावा कस्टमर जो भी कुछ डिफाइन करता है उस डाटा या रिकॉर्ड को कस्टमर को सबमिट किया जाता है। अंतिम टाइप के सबमिशन को लेवल 5 सबमिशन कहते हैं। इसमें पीएसडब्ल्यू, प्रोडक्ट सैंपल और सभी सपोर्टिंग डाटा को मैन्युफैक्चरिंग साइट पर रखा जाता है और कस्टमर उसे वहीं आके वेरीफाई करता है। प्लीज आप सभी लोग इस बात को नोट कर लें कि केवल कस्टमर के पास ये राइट होता है कि वो पीपैप के सबमिशन लेवल को डिसाइड करे। यदि कस्टमर
कोई पीपैप सबमिशन लेवल को डिफाइन नहीं करता है तो डिफॉल्ट में लेवल 3 का पीपैप सबमिशन को ही लिया जाता है। दोस्तों, इस स्लाइड में हम जानेंगे कि प्रोडक्ट में रिस्क लेवल के हिसाब से हमें पीपैप सबमिशन किस लेवल्स का करना चाहिए। लेकिन उसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्रोडक्ट रिस्क के हिसाब से कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है हाई रिस्क प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट जिसमें कई सारे क्रिटिकल फीचर होते हैं या उन प्रोडक्ट या पार्ट्स को किसी बिल्कुल न्यू हाई एंड टेक्नोलॉजी जो कि अभी तक मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में एस्टैब्लिश ही नहीं हुई हो उनसे बनाया गया हो, या वो प्रोडक्ट कोई ऐसा सप्लायर बना रहा हो जिसकी परफॉर्मेंस से कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हाई रिस्क प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा होता है मीडियम रिस्क प्रोडक्ट। मीडियम रिस्क प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो पार्ट या प्रोडक्ट जिसमें केवल एक क्रिटिकल फीचर हो, तो उसे मीडियम रिस्क प्रोडक्ट कहते हैं। तीसरा होता है लो रिस्क प्रोडक्ट, यानी कि वो पार्ट या प्रोडक्ट जिनको कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया गया हो, उनमें कोई भी क्रिटिकल फीचर ना हो और सप्लायर की परफॉर्मेंस कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्टरी हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट या पार्ट को लो रिस्क प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट के रिस्क के हिसाब से कौन से लेवल का पीपैप सबमिशन करना चाहिए। यदि कोई प्रोडक्ट बिल्कुल नया हो तो लो रिस्क आइटम के लिए हमें लेवल 2 का पीपैप सबमिशन करना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट मीडियम रिस्क आइटम की कैटेगरी में आता है तो उसके लिए हमें लेवल 3 का पीपैप सबमिशन करना चाहिए। यदि कोई एग्जिस्टिंग पार्ट या प्रोडक्ट में कोई चेंज हो तो, यदि पार्ट किसी नई लोकेशन पर या किसी एडिशनल लोकेशन पर बनाया जाने वाला हो तो उसके लिए हम लेवल 3 का पीपैप सबमिशन करेंगे। इसके अलावा किसी अन्य तरह के चेंज के लिए, किसी भी अन्य तरह के चेंज के लिए केवल लेवल 2 का ही पीपैप सबमिशन किया जाएगा। लेकिन फिर से प्लीज नोट कर लीजिए, पीपैप सबमिशन लेवल को डिसाइड करने का फाइनल राइट केवल कस्टमर के पास ही होता है। अगर कस्टमर ने कुछ डिफाइन नहीं किया है तब आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कस्टमर जो भी डिफाइन कर देगा उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, जब हम कस्टमर को पीपैप सबमिट कर देते हैं तो कस्टमर उसको रिव्यू करने के बाद उसके स्टेटस डिसीजन को 3 तरह से बताता है। पहला स्टेटस डिसीजन हो सकता है अप्रूव्ड का, जिसका मतलब होता है पार्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और सप्लायर पार्ट्स को बना सकता है और कस्टमर को डिस्पैच कर सकता है। दूसरा स्टेटस डिसीजन हो सकता है इंटरिम अप्रूव्ड का, जिसका मतलब होता है सप्लायर पार्ट्स की निश्चित क्वांटिटी को निश्चित समय सीमा तक ही सप्लाई कर सकता है। उस समय तक उसे पीपैप प्रोसेस की कमियों को दूर करना होगा, नहीं तो पार्ट की सप्लाई रोक दी जाएगी। तीसरा स्टेटस होता है रिजेक्टेड का, जिसका मतलब होता है सप्लायर का पार्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा है। कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस डिसीजन को पीएसडब्ल्यू फॉर्मेट में लिख कर देता है। दोस्तों, अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पीपैप में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। पीपैप में टोटल 18 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। पीपैप फाइल में जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है वो होता है डिजाइन रिकॉर्ड या ड्राइंग। इसको इन सारे डॉक्यूमेंट को
डिटेल में हम अगली स्लाइड में जानेंगे। पीपीएफ में दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इंजीनियरिंग चेंज रिकॉर्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। चौथा डॉक्यूमेंट होता है डिजाइन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस यानी कि डीएफएमईए। पांचवा डॉक्यूमेंट होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम जिसको कि शॉर्ट में पीएफडी बोलते हैं। छठा डॉक्यूमेंट होता है पोटेंशियल फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस जिसको कि शॉर्ट में हम लोग एफएमईए भी बोलते हैं या प्रोसेस एफएमईए बोलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है कंट्रोल प्लान। आठवां डॉक्यूमेंट होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट जिसको एमएसए बोलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है डायमेंशनल रिजल्ट्स। 10th डॉक्यूमेंट होता है रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है इनिशियल प्रोसेस स्टडी रिपोर्ट। 12th डॉक्यूमेंट होता है क्वालिफाइड लैबोरेटरी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट अगर वो पार्ट के लिए एप्लीकेबल है तो। अगला डॉक्यूमेंट होता है सैंपल प्रोडक्शन पार्ट्स रिपोर्ट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है मास्टर सैंपल रिकॉर्ड। 16 डॉक्यूमेंट होता है चेकिंग एड। 17th होता है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। और अंतिम डॉक्यूमेंट होता है पार्ट सबमिशन वारंट जिस पे कस्टमर अपना फाइनल डिसीजन लिख के देता है कि पीपीएफ अप्रूव्ड है, इंटरिम अप्रूवल है, अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है। पीपीएफ अप्रूवल रिकॉर्ड को पार्ट की एक्टिव लाइफ प्लस 1 ईयर तक मेंटेन करके रिटेन करके रखा जाता है या उसको जैसा कस्टमर डिफाइन करे उतने समय तक आपको उन डाटा को रिटेन करके और प्रिजर्व करके रखना होता है। दोस्तों, इस स्लाइड में बताया गया है कि पीपीएफ सबमिशन लेवल के हिसाब से किन किन डॉक्यूमेंट्स को कस्टमर को हमें सबमिट करना पड़ता है। जिन डॉक्यूमेंट को हमें कस्टमर को डायरेक्टली सबमिट करना पड़ता है उन डॉक्यूमेंट को यहां पे कैपिटल लेटर एस से दिखाया गया है और जिन डॉक्यूमेंट को मैन्युफैक्चरिंग साइट पर रखना पड़ता है और जब कस्टमर मांगे तो उसे अवेलेबल कराना पड़ता है ऐसे डॉक्यूमेंट को यहां पर आर लेटर से दिखाया गया है और जिन डॉक्यूमेंट को मैन्युफैक्चरिंग साइट पर रखना पड़ता है और कस्टमर जब भी मांगे तो उसे सबमिट करना पड़ता है ऐसे डॉक्यूमेंट को यहां पे एस्टेक मार्क से दिखाया गया है। तो इस स्टैंडर्ड लिस्ट को रिफर करके आप जान सकते हो कि किन डॉक्यूमेंट को आपको कस्टमर को सबमिट करना है पीपीएफ सबमिशन लेवल के हिसाब से या किन डॉक्यूमेंट को आपको मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे रखना है और जब भी कस्टमर रिक्वेस्ट करे उसे अवेलेबल करा देना है या किन डॉक्यूमेंट्स को आपको मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे रखना है और जब भी कस्टमर मांगे तो उसे तुरंत उसको सबमिट करना है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक मुझे इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करेंगे। आगे मैं पीपीएफ डॉक्यूमेंट्स पर 1 बाय 1 वीडियो डिटेल में बनाऊंगा ताकि आप सभी लोग डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में जान सकें। धन्यवाद।